In this video, we are going to discuss about the next topic, that is cell envelope and its modification. So इसके previous जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सेल होती है उनमें आपको एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिन्हें हम इन टोटलिटी सेल एनवलप्स कह रहे हैं, और कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी है जो आपको बताए जाएंगे. सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है. ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस भी आपको बताया था कि वहाँ पर क्या होगा, एक सेल, जो सेल है, आउटर सेल है, उस सेल के अराउंड में एक सेल बॉल मौजूद है, तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ये जो सेल है, सेल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 बाउंड्रीज मिलती हैं या फिर 3 लेयर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे. फर्स्ट लेयर जो होती है उसे आउटर मोस्ट लेयर, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बनी होती है बाय द ग्लाइकोकैलिक्स. जो आउटर लेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इस सेल में क्या है, सेल एनवेलप्स हैं, और इस सेल एनवेलप्स के 3 पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट पार्ट क्या है, जो कि आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल है, उसे हम क्या, वो किस चीज़ की बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की. आफ्टर दैट एक सेल वॉल आपको मिलेगी, एंड देन उसके बाद क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी सेल में, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, किस चीज़ की बनी होती है, ये एक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स, उसका बना होता है. उसके बाद आपको यहाँ पर सेल वॉल मिलेगी, एंड आफ्टर दैट एक और लेयर मिलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स, 3 लेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे. जो ये लेयर्स होती हैं, ऑल्सो इन तीनों जो लेयर्स यहाँ पे मैंने आपको बताए, इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट जो मेन और यूनिक फंक्शन है जिसको वो सारे तीनों ही लेयर्स एक साथ मिलकर कर रहे होते हैं, वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. बिकॉज जो सेल वॉल है, जो सेल है, कोई भी सेलो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो उसे क्यों होता है, वहाँ पर बेसिकली उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि अगर वो रप्चर ना हो सके, ना हो जाए, या फिर अगर उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है तो वो बर्स्ट ना हो. तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वहाँ पर क्या होती है, कुछ सेल वॉल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, 3 लेयर होते हैं. सो अगर बैक्टीरिया में इन्हें हम क्लासीफाइड करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल एनवेलप्स, और उनका जो बिहेवियर है, मैनर है, उनके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया हैं उन्हें 2 बेसिस में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो कुछ ऐसे होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो स्ट्रेनिंग प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है, यानी प्रोसीजर है यहाँ पर स्टेनिंग प्रोसीजर, यानी कि एक हम यूज़ करते हैं स्टेनर का. इन योर लेबोरेटरी स्टेनर का यूज़ किया जाता है. बेसिकली एक सैफरिन होता है, सैफरिन को हम यूज़ करते हैं. सैफरिन को जब हम किसी सेल के ऊपर या किसी सेल के साथ उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, सो जो सेल इस स्ट्रेन को क्या करती है, टेक कर लेती है. अगर वो स्ट्रेन को क्या कर रही है, टेक कर रही है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर की ऑलमोस्ट हो जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव. और अदर जो इस स्ट्रेन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव. ये एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल हैं उनमें क्या होते हैं, सेल एनवेलप्स होते हैं, और सेल एनवेलप्स में भी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं. इन 3 लेयर्स में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन या कोई भी स्ट्रेन होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए वो रिस्पॉन्स देते हैं, जिन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे इन किसी भी स्ट्रेन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं करते, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. सो वहाँ पे आपको बताना है कि दिस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन विच द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन टेक द स्ट्रेन, so that's called gram positive, and that do not take the strain, जो कि स्ट्रेन नहीं लेते हैं, कलर नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस नहीं करते, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. नेक्स्ट, जो हमने आउटर मोस्ट लेयर की बात की है, ग्लायोकैलिक्स की जो बात करें, जो कि सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर का जो कंपोजिशन होता है वो भी बहुत अलग अलग होता है. कुछ बैक्टीरिया में ये बहुत थिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में बहुत थिन होते हैं, या फिर लूजली अटैच होते हैं, जिस वजह से ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से भी बैक्टीरिया को कुछ क्लासेस में डिफाइन किया जा सकते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि हम डिफरेंस कर सकते हैं इन बैक्टीरिया में. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जिनमें ये जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, थोड़ी लूज बाउंडेड होती है, लूज शीट की बनकर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं. बिकॉज वो लूजली बॉन्डेड होगी तो वो उसकी सरफेस बहुत स्लाइमी सी होगी, इस वजह से इस लेयर को हमने क्या बोला है, स्लाइम लेयर बोला हुआ है. उसके अलावा वहीं कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो आउटर लेयर है वो बहुत काफ़ी थिक हो जाती है, बहुत टफ स्ट्रक्चर बनाती है, एक थिक एंड टफ स्ट्रक्चर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं. इनसाइड द कैप्सूल सेल, जो कंप्लीट सेल होती है किसकी,
बैक्टीरिया की, और ये उन्हें क्या करता है, एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैप्सूल बहुत हार्ड होती हैं कभी कभी, जब आप कुछ भी बल्कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उन्हें एक रेजिस्टेंस मिलता है फ्रॉम टेम्परेचर, फ्रॉम प्रेशर, जो भी चीज़ लग रहा है तो वो उनसे रेजिस्टेंस मिलता है, जो जिसका इस कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बहुत लूजली बॉन्डेड या थिन स्ट्रक्चर जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, एंड वहीं दूसरी तरफ एक थिक और टफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, एक शेल को शेप प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर उसे प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है, जैसे कि पहले मैंने बोला कि वो बस्ट ना हो जाए, ऑल्सो वो कोलैप्स ना हो जाए, बिकॉज ये एक सेल है। अब इसके आगे सेल वॉल है जो कि क्या रही है, इसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करी है, अदरवाइज इसमें सिर्फ सेल न्यूक्लियस है, अदरवाइज मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है ड्यू टू सम रीज़न, या फिर ये आप कोलैप्स हो जाए, सिकुड़ जाए हर तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए वहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। नेक्स्ट हमने किसकी बात कर ली, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर की बात की, आफ्टर दैट सेल वॉल की। अब क्या बचा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल का क्या मतलब है, जैसे ये सेल है और उसके चारों तरफ आपको यहाँ पर पहले मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स, आफ्टर दैट एक सेल वॉल, फिर ये थर्ड लेयर जो कि मैंने सर्कल के फॉर्म में बनाई है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब भी कोई चीज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जाती है, सो सेल जो ये प्लाज्मा लेयर है वो बिकॉज सेमी परमेबल होने की वजह से सारे ऑर्गन्स को या सारे जो ऑप्टिकल्स या सब्सटेंस वहाँ पर आ रहे हैं उनको सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं देते, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए परमेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, अदर कुछ फूड मटेरियल्स के लिए वो परमेबल है। उसके अलावा कोई भी रेस्ट मटेरियल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल, बिकॉज ये कुछ ही चीज़ों को जो कि फिक्स है, वो कुछ चीज़ें उन्हीं को ही अलाउ करती हैं सेल के अंदर जाने के लिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ सेल के अंदर नहीं जा पाती। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो आउटर वर्ड है, बिकॉज यहाँ लिखा है ना कि जो आउटर वर्ड है वो उससे इंटरेक्ट करी, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या फिर वाटर है, ये सब चीज़ें आउटर वर्ड में होती है और ये इनसाइड द सेल आएंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है क्या चीज़ें अंदर आ सकती हैं सेल के अंदर और क्या चीज़ें नहीं आती। ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया सेमी परमेबल वाला, वो सिमिलर है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक। हम बेसिकली यहाँ पे प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे, सो यही चीज़ें, यही सेम फिनोमिनन आपको यूकैरियोटिक के केस में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैंने कल आपको बताया था, कल इन द सेंस जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो सेल होती हैं, ठीक है, जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है वो कभी कभी क्या होती है, कुछ फोल्डेड से स्ट्रक्चर बनाती है इनसाइड द सेल, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हमने क्या बोला था, मीजोसोम बोला था। ये मीजोसोम एक्चुअली होते क्या, ये मीजोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के एक्सटेंशन है, ये कोई अलग से कोई सेल नहीं होती, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं, जैसे ये आपको लेयर यहाँ पे सीधी दिखाई दे रही है, यही कभी कभी क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो एक्सटेंशन है, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही स्ट्रक्चर है और इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इन एक्सटेंशन को कुछ जो उनके शेप है उनके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे वेसिकल्स टाइप मतलब उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, लाइक अगर ये आपका शेल वॉल है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे वेसल्स टाइप के स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई सकते हैं, कुछ लैमिला लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप उन्हें 3 टाइप्स में बांटा गया, दैट फर्स्ट इज वेसिकल, ट्यूबुलर और लैमिला। ये हेल्प क्या करते हैं, दे हेल्प सेल वॉल की हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ऑल्सो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डॉटर सेल कब बनेगी, जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। तो उस सेल डिवीज़न की प्रोसेस में मैंने आपको आई थिंक थोड़ा बहुत बताया है सेल डिवीज़न के बारे में, जहाँ पर सेल है और ये न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो सेल है ये भी डिवाइड होती है, और जो सेल आउटर लेयर है वो 2 अलग अलग लेयर में बढ़ जाती है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, डॉटर सेल का, जो ये न्यू सेल बनी इन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, और जो ये जिस सेल से बनती है उन्हें हम बोलते हैं पेरेंट सेल। तो ये डॉटर सेल्स जो बनी है उनमें भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, इसके लिए भी यहाँ पर ये जो लेयर है आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मीसोसोम्स है वो हेल्प करते हैं।
ऑल्सो दे हेल्प इन आर रेस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब ये कैसे हेल्प करेंगे? सी, हमें रेस्पायरेशन करना है या कोई भी चीज़ है वो जो सेल है उसे बाहर की तरफ सिक्रीट करना है, तो उस टाइम क्या होना चाहिए? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जो मीजोसोम यहाँ पर बने हुए हैं, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर जो मीजोसोम्स बने, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, एक प्लेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो भी एंजाइम है या जो भी सिक्रेटिक मटेरियल है वो क्या कर सके? बाहर निकल सके, या फिर जो भी एंजाइम है उनके वो कांटेक्ट में आ सके। तो ये क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे रिस्पायरेशन में गैसियस एक्सचेंज हो सके, सेक्रीशन में जो भी प्रोसेस वहाँ पर है, जो भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो सेल से बाहर जा सके या सेल के अंदर आ सके। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होती है, इस तरीके से मीजोसोम हेल्प करते हैं। ऑल्सो इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, दे हैव सम क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से वो दे आर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होते हैं, बट उनमें क्या होता है? कलर्स होते हैं, कलर पिगमेंट मौजूद होते हैं। सो ये क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक केस में जो मीजोसोम है यहाँ पर, वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और ये जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। सो कुछ प्रोकैरियोटिक, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही है, इन साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे एक्सटेंशन बन जाती है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन जनरेट हो जाते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, और इन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और ये पिगमेंट्स की वजह से इनका क्या होता है? कलर डिसाइड होता है कि ये ब्लू कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो वो जो पिगमेंट्स है वो भी कहाँ होते हैं? मीजोडर्म, सॉरी, जो मीजोसोम सेल है वहाँ पर मौजूद होते हैं पिगमेंट। ओके, आफ्टर दैट जो बैक्टीरियल सेल हैं वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल इन द सेंस वो मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, और कुछ ऐसी होती है जो मूव नहीं करती। तो जो मूव करती हैं उनमें एक फिलामेंटस एक्सटेंशन मौजूद होता है, एक सेल वॉल से लगा हुआ एक एक्सटेंशन मौजूद होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला के बेस वजह से ये जैसे आपको दिखाई दे रही है कि ये एक सेल वॉल, यहाँ से एक स्ट्रक्चर लगेगा जिसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। और ये फ्लैजिला क्या होता है? इसके थ्रू जो भी सेल है वो क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है, बढ़ती है। सो और द इन अ बैक्टीरिया जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है या फिर उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग भी होता है। तो इसके बेसिस पे उन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक फिलामेंटस, दैट मीन्स एक सेल, उसके एक साइड में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वन साइड उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। एक और कभी कभी क्या होता है? इन सेल्स में वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होती है कि एक बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बेसल बॉडी एक्चुअली क्या होती है? जैसे ये आपको यहाँ पर फिलामेंट दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर इस बॉडी से अटैच होती है, जिसे हम बेसल बॉडी, जिसमें 3 पार्ट्स है। यहाँ पर फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसल बॉडीज होती हैं। ओके, सो जो ये फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद है, फिलामेंट स्ट्रक्चर मौजूद है, ये होता क्या है? इन तीनों में ही फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी काफ़ी छोटी सी होती है, हुक भी काफ़ी छोटा सा होता है, बट जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है एक बहुत लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और ये उसको एक्सटेंड करने में, बढ़ाने में, बाहर के साइड उसे मूव करवाने में हेल्प करता है। बिसाइड द फ्लैजिला कुछ और ऑर्गन भी यहाँ मौजूद है, जिसे हम पिलाई या फिर इम्फाइब्रस कहते हैं, फाइब्रेस कहते हैं, पिलाई। ओके, जो ये जो वर्क करते हैं ये बेसिकली मोटिलिटी नहीं शो नहीं करते, यानी कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। दैट्स जो पिलाई होते हैं, दिस आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्पेशली प्रोटीन में मौजूद होते हैं। वहीं जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फिम्ब्रीज, जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपको ये सरफेस है, इनके स्मॉल यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, कुछ फाइबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रीज बोलते हैं। ये दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, बट इन सम बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होगी, या किसी रॉक पे वो अटैच होगा, या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में होस्ट सेल की जो टिश्यू, बिकॉज बैक्टीरिया क्या करते हैं? किसी एनिमल में या प्लांट पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। जब वो होस्ट सेल पे अटैक कर रहे होंगे तो उस टाइम वहाँ पर अटैच होने के लिए ये फिब्रिल्स और पिलाई वहाँ पर हेल्प करते हैं। ओके, सम अदर ऑर्गन्स लाइक राइबोसोम एंड इंक्लूसिव बॉडीज। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं। सो जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं उनमें वो क्या होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए होते हैं। ऑल्सो अदर आगे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और इनसाइड द बॉडी भी सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। ये कैसे होते हैं? ये 15 mm से 20 नैनोमीटर यानी
50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज़ में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक सब यूनिट कैसी होती है, 50s होती है, दूसरी सब यूनिट कैसी होती है, 30s। सो जब एक राइबोसोम मौजूद है जिसमें 50s और 30s यूनिट मौजूद होती है, तो टुगेदर हम इसे क्या बोलते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक में मौजूद है। आपको इसको प्लस नहीं करके देखना है कि 50 एंड 30 80, सो वो नहीं होता, बिकॉज जब ये एक सेल है, एक टॉप लेयर, लार्ज लेयर, एक स्मॉल लेयर होता है, जब आपस में ये जुड़ जाते हैं तो उस टाइम जो भी स्ट्रक्चर टोटल देखा जाता है तो वो कैसे होते हैं, 70s टाइप के ही होते हैं। तो जो सब यूनिट है जो 50 और 30 से बनी होगी उसे हम 70s यूनिट कहते हैं, 70s राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स का काम क्या होता है, बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे राइबोसोम्स भी होते हैं जो मैसेंजर आरएनए में, जब आप इन क्लास 12th पढ़ेंगे कि किस तरीके से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए से जब आरएनए फॉर्म होती है तो बहुत सारे कोडॉन्स बनते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, उनमें भी राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, जैसे डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन। सो डीएनए से आरएनए में भी ये पॉलीमराइजेशन यानी मैसेंजर आरएनए जब पॉलीमराइजेशन होता है तो वहाँ पर एक चेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट प्रोटीन सिंथेसिस में एक यूनिट, प्रॉपर सब यूनिट होती है जिसमें ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कुछ इंक्लूसिव बॉडी मौजूद होती है इनसाइड द सेल, जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो फूड को रिजर्व किया जाता है इन अ साइटोप्लाज्म, वो रिजर्व मटेरियल, कुछ रिजर्व मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बॉडीज़ होती हैं। वो किसी भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंडेड नहीं है, कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती रहती हैं, फ्रीली वहाँ पर है लाइफ साइटोप्लाज्म में होती हैं। वहीं पर ये कैसे होते हैं, ये फॉस्फेट ग्लैनुलोज होते हैं, नहीं फॉस्फेट के कुछ ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइकिन के कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो पूरे सेल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ऑल्सो के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ वैक्यूल्स मौजूद है जिन्हें हम गैस वैक्यूल्स बोलते हैं, जो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एल्गीज और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर आपको वैक्यूल्स मिलते हैं। और इन वैक्यूल्स का रोल क्या होता है, ये जो फूड मटेरियल है या रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसे वो स्टोर करके रखते हैं फॉर सम अदर प्रोसेसेस, उन्हें स्टोर करके रखते हैं। तो फिलहाल हमने आज पढ़ा अबाउट द everything about the prokaryotic cell. Next we will discuss about the eukaryotic cell.